गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। तो कहाँ तक समाप्त हो गया था? तो लगभग हमने प्रस्तावना तक पढ़ लिया था। आज हम प्रस्तावना से आगे पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने प्रस्तावना तक पढ़ा था, जिसमें हमने जाना कि हमारा संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कैबिनेट मिशन क्या था, संविधान सभा कैसे बनी, इसमें कितने सदस्य थे, और संविधान निर्माण के बाद प्रस्तावना में क्या क्या हुआ, कब संशोधन हुआ, इन सब के बारे में हमने जाना। आज हम चर्चा करेंगे संविधान के भाग 1 की। जी हाँ प्यारे साथियों, संविधान में जैसा कि आपको मालूम है कि 395 अनुच्छेद आपको पढ़ने हैं, 22 भाग पढ़ने हैं और 12 अनुसूची पढ़ने हैं। तो आज हम संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक पढ़ने वाले हैं। तो भाग 1 में आपका क्या है? भाग 1 में है संघ एवं राज्य क्षेत्र, यानी कि भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र। जो हमारा क्षेत्र है, हमारे देश का क्षेत्र है, पॉलिटी की भाषा में राज तो उसी बोलते हैं, स्टेट मतलब नेशन स्टेट। तो हमारा जो देश का क्षेत्र है, हमारे जो राष्ट्र का क्षेत्र है, वो कितना विस्तार है, वो कहाँ तक फैला हुआ है और कहाँ तक है, इसके बारे में हम भाग 1 में देखते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक है। तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है? अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया डेट इज़ भारत, यानी कि इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब राज्यों का यूनियन है। राज्यों का क्या है? यूनियन है। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का संघ है। तो अनुच्छेद क्या बताता है? पहला तो नाम बताता है, इंडिया जो कि भारत है। याद रखिएगा, हमारे संविधान के अनुसार भारत के 2 ही नाम हैं, एक भारत दूसरा इंडिया। यहाँ पर सत्य, इसके अलावा कोई नाम नहीं है। एक भारत दूसरा इंडिया। पहला तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है? नाम बताता है। दूसरा प्रकृति बताता है। प्रकृति कहने का मतलब है भारत, इंडिया डेट इज़ भारत जो राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। संघ क्या है? संघ प्रकृति बताता है, हमारे देश की प्रकृति कैसे है, तो संघात्मक है, यानी यूनियन है। हमारा राज्यों का क्या है? हमारा देश संघ है। और तीसरा चित्र बताता है, यानी क्षेत्रफल बताता है कि भाई ऐसा ऐसा हमारा भारत डिजाइनेड है, मतलब ऐसा ऐसा हमारा भारत है। तो अनुच्छेद 1 क्या बताता है? पहला तो नाम बताता है, दूसरा प्रकृति बताता है और तीसरा चित्र बताता है कि हमारा देश ऐसा है। तो इंडिया डेट इज़ भारत जो कि राज्यों का संघ है। इंडिया जो भारत है, राज्यों का संघ है। अब संघ क्या होता है? देखिए प्यारे साथियों, एक संघ होता है यूनियन, दूसरा संघ होता है फेडरेशन और तीसरा होता है कॉन्फेडरेशन, यानी कि महासंघ। यूनियन का अर्थ मतलब भी संघ होता है, फेडरेशन का मतलब भी संघ होता है और कॉन्फेडरेशन का मतलब होता है महासंघ। तो भारत यूनियन है। यूनियन और फेडरेशन में क्या डिफरेंस है? प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन जैसे कि है भारत क्या है? ऑप्शन ए संघ है, ऑप्शन बी संघ है, ऑप्शन सी महासंघ है, ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। अब तो ऑप्शन ए में भी संघ है। हिंदी में तो भाई संघ ही कहा जाता है, फेडरेशन हो या यूनियन हो, दोनों को संघ ही लिखा जाता है। तो हिंदी में ऑप्शन ए में भी संघ है, ऑप्शन बी में भी। तो ऐसा यदि क्वेश्चन मिलता है तो उसको इंग्लिश में देखना है। तो इंग्लिश में लिखा होगा यूनियन, फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन और नॉन ऑफ दिस। तो भारत क्या है? हमारा राज्यों का यूनियन है। अब यूनियन क्या होता है? यूनियन क्या होता है? देखिए प्यारे साथियों, भारत राज्यों का ऐसा संघ है जिससे भारत के देश अलग नहीं हो भारत के राज्य अलग नहीं हो सकते हैं। क्या है? अमेरिका जैसे फेडरेशन है, तो अमेरिका फेडरेशन है, वो राज्यों की सहमति से देश है, यानी कि राज्यों की सहमति से देश है। सभी राज्य मिलकर इकट्ठा हो रखे हैं तो अमेरिका देश बन रखा है। लेकिन इंडिया में भारत यानी देश की सहमति से राज्य हैं। देश चाहे तो राज्य में कभी भी उथल पुथल मचा सकता है। और वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ तो दोहरी नागरिकता भी है। वहाँ तो राज्य का नागरिक भी होता है और जो कहते हैं राष्ट्र का नागरिक भी होता है। परंतु हमारे देश में एकल नागरिकता है, क्योंकि हमारा देश राज्यों का संघ है, यूनियन है इसीलिए। और कोई भी राज्य अपनी इच्छा से हमारे देश से कभी अलग नहीं हो सकता है, कभी भी अलग नहीं हो सकता है अपनी इच्छा से। जबकि अमेरिका में यदि अपनी इच्छा है उस स्टेट की तो वो चाहे तो अलग हो सकता है। हालांकि कोई अलग होगा नहीं, अमेरिका बहुत ही विकसित देश है, तो वहाँ से कोई अलग नहीं होगा। लेकिन हमारे से अलग हो ही नहीं सकता, हम फिर वापस मिला लेंगे उसको। अब जैसे भी हो, चाहे ऑपरेशन पोलो चलाना पड़े हैदराबाद के जैसा। तो भारत राज्यों का क्या है? संघ है। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 2 को। अनुच्छेद 2 कहता है संसद किसी भी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है। इसका अर्थ है यदि कोई बाहरी राष्ट्र है
यदि कोई बाहरी क्षेत्र है जिसको भारत ने युद्ध में कब्जा किया हो या भी किसी प्रकार से भारत के अंडर आया हो, तो उसको भारत में मिला सकता है आर्टिकल 2 का प्रयोग करके। ये पावर किसको दी गई है? संसद को। संसद किसी बाहरी राष्ट्र को भारत में मिला सकता है, चाहे वो अर्जित भूमि के आधार पे हो, चाहे वो युद्ध के मैदान में जीता गया हो, चाहे किसी प्रकार से यदि भारत के अंडर में आया हो। इसका एग्जाम्पल है सिक्किम। जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रही थी, तो सिक्किम जो है हमारे देश में मिलना चाह रहा था, तो हमारे देश में मिला, जिसके कारण उसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य बनाया गया और 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा उसको 22वां राज्य घोषित किया गया हमारे देश का। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि संसद किसी भी आंतरिक राज्य के, जो हमारे अंदर आंतरिक राज्य हैं, संसद किसी भी आंतरिक राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है। यानी कि नाम, सीमा, क्षेत्र तीनों में परिवर्तन कर सकता है। यदि संसद कल को चाहे और बिना उस राज्य की अनुमति के वो पूछेगा, उसकी विधानसभा को पूछेगा कि भैया ऐसा करें, तुम्हारा नाम चेंज कर दें, तो उसका विधानसभा बोलेगा नहीं भैया हमारा नाम चेंज मत करो। लेकिन ये बात मानने के लिए केंद्र सरकार बाध्य नहीं है। वो चाहे तो उसके खिलाफ जाकर, जैसे अब मान लीजिए बिहार का नाम बदल के कुछ और रखना हो, मगध रखना हो बिहार का नाम बदल के, एग्जाम्पल के लिए, तो बिहार विधानसभा से पूछा जाएगा कि भैया तुम्हारा नाम बदल के हम मगध रखने जा रहे हैं। तो विधानसभा ने यदि मना कर दिया, फिर भी केंद्र सरकार चाहे तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके बिहार का नाम बदल सकती है। तो ये है आर्टिकल 3 की पावर, जो कि किसको दी गई है? संसद को दी गई है, कि संसद किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन कर सकता है। तो इस हिसाब से क्या साबित होता है कि भारत एक कठोर संघ है, यानी कि बिना उसकी अनुमति के इतना कठोर है कि आप ना कोई आंतरिक राज्य भारत से अलग हो सकता है, और केंद्र चाहे तो कभी भी, यानी कि कभी भी उसके नाम, सीमा, क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, कभी भी उसको तोड़ सकता है, किसी 2 राज्यों को जोड़ सकता है, कुछ भी परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। तो इससे क्या साबित होता है कि भारत राज्यों का क्या है? एक प्रकार का कठोर संघ है। बेरूबरी बाद 1960 में क्या हुआ था कि जैसे आर्टिकल 3 का प्रयोग तो हो जाता है, जिसमें साधारण बहुमत से हम किसी भी राज्य को अपने अंदर मिला सकते हैं। जो बाहरी राज्य है, जो बाहरी राष्ट्र है, उसे हम अपने देश में मिला सकते हैं, और उसके लिए साधारण बहुमत लगेगा। आर्टिकल 368 की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 368 में संवैधानिक संशोधन है, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, साधारण बहुमत से कोई बाहरी राष्ट्र देश में मिल जाएगा। तो बेरूबरी बाद 1960 में क्या हुआ था कि कहा गया था कि क्या देश के किसी भाग को, देश के किसी भूभाग को बिना संशोधन किए किसी दूसरे देश को सौंपा जा सकता है। यानी देश के किसी भाग को बिना संशोधन किए, यानी आर्टिकल 368 का प्रयोग किए सिर्फ साधारण बहुमत से किसी दूसरे देश को दिया जा सकता है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि यदि दूसरे देश को, दूसरे राष्ट्र को अपने देश में मिलाना है तो साधारण बहुमत से हो जाएगा, परंतु यदि अपने देश का कोई भूभाग दूसरे देश को देना है तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। और ठीक 1960 में ही 9वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें बेरूबरी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 4। अब हम देखते हैं भारत में राज्यों का पुनर्गठन। भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ था, क्या क्या प्रक्रियाएं हुई थी। तो भारत में आज़ादी के बाद कुल 552 देशी रियासतें थी। कितनी थी? 552 देशी रियासतें थी, जिसमें से 549 ने भारत में विलय कर लिया था, परंतु 3 देशी रियासत ऐसे थी जो भारत में विलय नहीं की। उन तीनों में से कौन था? एक जम्मू कश्मीर था, दूसरा हैदराबाद था, और तीसरा जूनागढ़ था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। तो ये तीन बाद में कैसे मिले? तो जम्मू कश्मीर जो था उस पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था। तो जब पाकिस्तान ने अटैक कर दिया तो उसके जो राजा थे उन्होंने बोला बचा लो अब हमें। तो पहले तो विलय नहीं किया, फिर बोला अब बचा लो। तो भारत के उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने उन पे बोला कि भाई विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दो तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो फिर 26 अक्टूबर 1947 को, कब? 26 अक्टूबर 1947 को
राजा हरि सिंह ने, जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे हरि सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर साइन कर दिया और इस प्रकार से जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। दूसरा था हैदराबाद। हैदराबाद भी नहीं मिल रहा था। हैदराबाद बोला हम तो नया पाकिस्तान खड़ा करेंगे। तो हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के द्वारा, ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई थी, सैन्य कार्रवाई नहीं थी। भले वो सेना थे लेकिन सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ऑपरेशन पोलो पुलिस कार्रवाई थी। 1948 में हैदराबाद को भी भारत में मिला लिया गया। और एक था जूनागढ़ जो कि गुजरात के आसपास था, तो उसमें जनमत संग्रह करा के 1948 में भी उसको 1948 में ही उसको भी मिला लिया गया। और आज़ादी के बाद हमारे राज्यों में, हमारे देश में राज्यों की 4 श्रेणी बनी। श्रेणी ए जिसमें सभी प्रांत रखे गए, कुल 9 प्रांत थे। श्रेणी बी जिसमें देसी रियासतें थी जो कि जिनकी संख्या 9 थी। श्रेणी सी जिसमें कमिश्नरी थी, 10 कमिश्नरी हमारे देश में उस टाइम थी। और डे में विशेष, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार जो दूर दूर थे, छोटे छोटे थे, वो विशेष रूप से रखे गए थे। और इस प्रकार से जो हमारा राज्यों की 4 श्रेणी बट गई। बाद में जब सारी देसी रियासतें मिल गई, हमारा राष्ट्र एक हो गया, तो हम इस 4 श्रेणी में जब बट गए थे, तो इसके बाद भाषा के आधार पे हमारे देश में राज्यों की मांग होने लगी। कैसे आधार पे? भाषा के आधार पे हमारे देश में किसकी मांग होने लगी? राज्यों की। भाई ऐसा तो ठीक नहीं लग रहा है, कभी ए, कभी बी, कभी सी, कभी डी, तो हमें भाषा के आधार पे क्या करो, राज्य दे दो। तो सबसे पहले एस.के. धर आयोग बना 1948 में। कब बना? एस.के. धर आयोग 1948 में, जो कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला आयोग था। यानी कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण के लिए बना पहला आयोग था। इसने, एस.के. धर आयोग ने एक भाषा बराबर एक राज्य, यानी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। एस.के. धर आयोग ने क्या किया? एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार करके प्रशासनिक आधार पर राज्यों के गठन की बात कही। तो भैया आप फिर से मामला गड़बड़ हो गया। फिर जनता बोली भैया तो हमें भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बोला मैं देखता हूँ। फिर आई JVP समिति 1948। जी हाँ पहले साथियों, JVP समिति 1948 आई। JVP मतलब जवाहरलाल नेहरू, V से सरदार वल्लभ भाई पटेल और P से पट्टाभी सीतारामैया। तो ये तीनों ने मिलके बोला अब हम बनाएंगे भाषा के आधार पे राज्य। परंतु 1949 में इनका निर्णय आया और इन्होंने भी एक भाषा एक राज्य, यानी एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को नकार दिया, अस्वीकार कर दिया और प्रशासनिक आधार पे राज्य को बनाने की बात कही। फिर क्या हुआ? फिर से जनता भड़क गई। तो एक पोट्टू श्री रामुलु नाम के व्यक्ति हुआ करते थे आंध्र प्रदेश में। वो भूख हड़ताल पे बैठ गए और पूरे 56 दिन वो भूख हड़ताल पे चले हुए हैं। सरकार ने कुछ नहीं सुना। फिर क्या हुआ? 15 दिसंबर 1952 को, कब? 15 दिसंबर 1952 को उनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के कारण। फिर जो है आंध्र प्रदेश में पूरा हाहाकार मच जाता है, वहाँ के लोग काटने मारने लगते हैं, पूरा एकदम हाहाकार मच जाता है, जिससे सरकार क्या आ जाती है? दबाव में आ जाती है। और 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य बन जाता है आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य बन जाता है 1 अक्टूबर 1953 में, जो कि तेलुगु भाषा के आधार पे बना। और फिर सरकार ने 1953 में ही बनाया फजल अली आयोग, जिसको कहा गया कि भैया आप भाषा के आधार पे राज्य बना के दो। तो फजल अली आयोग में कुल 3 मेंबर थे। 3 मेंबर कौन कौन से थे? एक खुद फजल अली, दूसरे थे KM पनिक्कर और तीसरे थे हृदयनाथ कंगरू। तो ये तीनों थे, जिसकी रिपोर्ट कब आई थी? 1955 में फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई और इन्होंने भी कहा भैया एक भाषा बराबर तो एक राज्य संभव नहीं है। हाँ, तो हर 10 किलोमीटर के बाद क्या हो जाता है? भाषा चेंज हो जाता है। तो लेकिन हम जो राज्य आपको बना के दे रहे हैं उसमें जो जनता निवास कर रही है उसकी 70% आबादी जो है वो एक ही भाषा बोलेगी। तो इस प्रकार से हम राज्य बना के आपको दे रहे हैं। और इस प्रकार से फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई उसमें 1955 में, उसमें कहा गया कि 14 राज्य और 6 UT होंगे, यानी कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। और ये 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। किसके द्वारा? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य 6 UT को 1 नवंबर 1956 को लागू कर दिया।
इस प्रकार से हमारे देश में भाषाई आधार पे राज्यों का गठन हो गया। और फिर उसके बाद जब ये गठन हो गया तो धीरे धीरे हमारे जो बचे हुए राज्य हैं अभी तक के, उनका निर्माण कैसे हुआ। अब आपको डेट याद रखनी है। गुजरात का निर्माण कब हुआ? 1960 में। नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा 1972, सिक्किम 1975, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1987, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड 2000 और तेलंगाना कब हुआ? 2014 में। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड की डेट भी याद रखनी है। छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर 2000 को, झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 को और तेलंगाना कब हुआ था? 2 जून 2014 को। तो ये सारे स्टेट याद रखने हैं। आपसे पूछ लेगा ये जो, जैसे कि गुजरात आपका 15वां स्टेट है, नागालैंड 16वां स्टेट है, हरियाणा 17वां स्टेट है, हिमाचल प्रदेश 18वां स्टेट है, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये तीनों 1972 में ही बने। उसके बाद सिक्किम आपका 22वां स्टेट है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम ये तीनों 1987 में बने। 26वां स्टेट है आपका छत्तीसगढ़, 27वां उत्तराखंड, 28वां झारखंड और 29वां आपका तेलंगाना स्टेट, जो कि सबसे लास्ट में बना है। सबसे लास्ट में कब? 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य बना है। तो अब आपने संविधान सभा बना ली। संविधान सभा बनाने के बाद संविधान बना लिया। संविधान बनाने के बाद आपने राज्य बना लिए। राज्य बनाने के बाद दोबारा राज्यों का पुनर्गठन कर दिया। अब आप क्या करोगे? अब जो राज्य के जो निवासी हैं उसको नागरिकता दोगे या नहीं दोगे? बोलिए भाइयों और बहनों, दोगे या नहीं दोगे? तो देंगे, जरूर देंगे। तो आइए देखते हैं भाग 2, संविधान का भाग 2 जो आधारित है किस पे? नागरिकता पे। तो भारत में नागरिकता की प्रकृति कैसी है? भारत में एकल नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होती है कि भारत में जो लोग हैं वो संघ के नागरिक हैं, यानी कि भारत के नागरिक हैं, वो राज्य के निवासी हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अमेरिका में कोई स्टेट है तो वहाँ का जो नागरिक होता है वो स्टेट का भी नागरिक होता है और संघ का भी नागरिक होता है, यानी देश का भी नागरिक होता है। परंतु भारत में स्टेट का निवासी होता है, चाहे किसी भी स्टेट से, वहाँ का क्या होता है? निवासी होता है और संघ का क्या होता है? नागरिक होता है। इसलिए भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लाया गया है? तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड से लिया है। नागरिकता क्या होता है? जो भारत के नागरिक क्या होते हैं? भारत के हो चाहे किसी भी देश के, नागरिक क्या होते हैं? नागरिक वैसे लोग होते हैं जिन्हें सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल और राजनीतिक अधिकार, सिविल जैसे घूमने फिरने का, हंसने का, बोलने का, गाने का, जो भी है, चलने का, बस जाने का, रहने का, ये सब अधिकार सिविल अधिकार में आ जाते हैं। और राजनीतिक अधिकार, वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे अधिकार जिसे प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नागरिक कहलाते हैं। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके अनुच्छेद 11 तक आपको पढ़ना है नागरिकता के बारे में। तो अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि वैसे लोग जो 26 जनवरी 1950 यानी कि जब हमारा संविधान लागू हुआ था को भारत का नागरिक, मतलब वैसे लोग जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बनने के लायक थे, उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। किस आधार पे? तो पहला आधार, उनके पास तो भारत का मूल निवास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का मूल निवास होना चाहिए। और मूल निवास के साथ साथ इन 3 बातों में से कोई एक बात होना चाहिए। पहला कि या तो वो पिछले 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, दूसरा या फिर उसका जन्म कहाँ हुआ हो? भारत में हुआ हो, तीसरा उसके माता या पिता में से कोई भी एक भारतीय हो, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। पहला, उसके पास मूल निवास होना चाहिए। मूल निवास तो होना ही चाहिए, इसके साथ इन तीनों में से कोई एक चीज़ होना चाहिए, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। अनुच्छेद 5 पूरे संविधान का सबसे पहले लागू होने वाला आर्टिकल है, यानी कि अनुच्छेद 5 पूरे संविधान में सबसे पहले अनुच्छेद 5 ही लागू हुआ था। कब लागू हुआ था वो डेट मैंने आपको बता रखी है, 26 नवंबर 1949 को अनुच्छेद 5 लागू हो गया था। अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। तो अनुच्छेद 6 कहता है वैसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आ गए, वैसे लोग जो कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आ गए, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 कहता है कि वैसे लोग जो भारत से
पाकिस्तान चले गए, जब विभाजन हो रहा था तो इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर चल रहा था, तो वैसे लोग जो भारत से पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से भारत लौट आए तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि विदेश में रहने वाले जितने भी भारतीय नागरिक हैं उनकी नागरिकता के संबंध में प्रावधान है कि यदि वो विदेश में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो उसकी नागरिकता भारत में समाप्त नहीं होगी। यह अनुच्छेद 8 कहता है। अनुच्छेद 9 कहता है कि जैसे ही आपने विदेश की नागरिकता ली, यानी कि यदि आप किसी दूसरे राष्ट्र की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है कि अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 में जिन प्रावधानों की चर्चा है, जिन बातों की चर्चा है, वो तब तक लागू रहेगा जब तक संसद अपना नया नागरिकता कानून बना न ले। और संसद ने कानून कब बनाया था? संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में कानून बनाया था। आर्टिकल 11 क्या कहता है? आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को ये पावर है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है, नागरिकता के संबंध में कानून बना सकता है। ऐसा पावर किसको दिया है? संसद को दिया है। किसने? अनुच्छेद 11 में। नागरिकता का सारा कार्य कौन देखता है? गृह मंत्रालय देखता है। नागरिकता गृह मंत्रालय के द्वारा दी जाती है और गृह मंत्रालय के द्वारा ही समाप्त की जाती है। बस संसद उस पर कानून बनाती है। अब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 को देखते हैं कि नागरिकता संशोधन 1955 में क्या कहा गया था। नागरिकता संशोधन 1955 के अनुसार हम 5 तरीके से भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं और 3 तरीके से भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहले ग्रहण करने का देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 तरीके हैं जिससे हम भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। तो उसमें पहला है जन्म से, दूसरा है वंश से, तीसरा है पंजीकरण से, चौथा है देशीकरण से और 5वां है अर्जित भूमि के आधार पर। इन 5 तरीकों से आप भारत की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। और 3 तरीके ऐसे जिससे नागरिकता समाप्त हो सकती है। पहला परित्याग, दूसरा समाप्त और तीसरा वंचित कर देना। ये 3 तरीके हैं जिससे भारत की नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो पहले ग्रहण करने में आता है जन्म से नागरिकता। जन्म से नागरिकता में क्या प्रावधान है? जब नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 आया था तो उसमें कहा गया था कि वैसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में जन्म लिया है, जिसका जन्म भारत में हुआ है, वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इस टाइम दिक्कत क्या आ रही थी कि जो विदेशी मान, कोई पाकिस्तानी मान लीजिए कुछ दिन के लिए भारत में आ गया और उसी टाइम उसकी जो वाइफ है उसको बेबी हो गया, तो अब भारत में जन्मा बच्चा है उसको तो भारत की नागरिकता दी जाएगी भारत के कानून के अनुसार। तो क्या हुआ कि 1986 में, कब? 1986 में नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ। 1986 में नागरिकता में पहली बार संशोधन हुआ और कहा गया कि वैसे व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और साथ में उसके माता या पिता में से कोई एक क्या हो, भारतीय नागरिक हो, तब उसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। फिर दिक्कत कहाँ आने लगी? फिर दिक्कत यहाँ आने लगी कि कोई अवैध प्रवासी, मान लीजिए कि कोई पाकिस्तान का आतंकवादी है, वो आ गया, भारत में घुस गया और भारत में किसी से शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उसका बच्चा हुआ तो कहा गया अब उसकी माता तो भारतीय है तो उस बच्चे को तो नागरिकता मिलनी चाहिए भारत की। लेकिन 1992 में फिर से संशोधन होता है और कहा जाता है कि वैसा व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, जिसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय हो और दूसरा यानी जो बचेगा वो अवैध प्रवासी ना हो, वो अवैध रूप से भारत में ना घुसा हो, तभी उस बच्चे को क्या है, भारत की नागरिकता दी जाएगी जन्म के आधार पे। दूसरा है वंश के आधार पर नागरिकता। ये विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए है। वैसे भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं और यदि उसका बच्चा होता है, यदि कोई बच्चा जो विदेश में जन्म लिया हो, उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इन सब में से कोई एक भारतीय हो, तो वो विदेशी दूतावास में, जो विदेश में हमारा दूतावास है, वहाँ जाके बच्चे के जन्म से 1 साल से पहले, यानी कि बच्चे का जन्म से लेके उसके 1 साल होने से पहले यदि भारतीय दूतावास में पंजीकरण करा देते हैं तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। तीसरा है पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण के आधार पर जब यदि कोई व्यक्ति भारत में लगातार 7 साल तक यदि भारत में रहता है
और 7 साल कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई व्यक्ति 6 साल भारत में रहा और उसने जाके नागरिकता के लिए अप्लाई कर दिया और अप्लाई करने के बाद 1 साल तक भारत में लगातार उसको रहना होगा, तो इस हिसाब से उसे पंजीकरण के द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। तो सीधा सीधा मतलब निकलता है, यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक लगातार भारत में रहता है तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी पंजीकरण के माध्यम से। नेक्स्ट आपका आता है देशीकरण के माध्यम से नागरिकता। अब देशीकरण से नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या है, यदि कोई व्यक्ति साहित्य, कला, विज्ञान का एक्सपर्ट हो और 14 साल में से 14 साल में से 11 साल तक वो भारत में रहा हो। अब ये क्या बवाल है, 14 साल में से 11 साल का ये अर्थ है कि मान लीजिए आप 1 साल में 10 महीने भारत में रहते हैं, 1 साल में 10 महीने भारत में रहते हैं और 2 साल जहां आपका ओरिजिनल होम है वहां जाके रहते हैं, क्योंकि आप विदेशी हैं तभी तो भारत की नागरिकता चाहिए। तो जहां आपका ओरिजिनल है वहां जाके रहते हैं, 10 महीने भारत में रहे, फिर 2 महीने वहां रहे, फिर 10 महीने भारत में रहे, फिर 2 महीने वहां रहे। तो इस प्रकार से जो आपका टोटल कैलकुलेटेड टाइम है वो 14 साल में 11 साल होना चाहिए, तो आपको देशीकरण के माध्यम से नागरिकता दे दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता। अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी, तो यदि भारत किसी विदेशी राष्ट्र को, किसी विदेशी जगह को अपने देश में मिला लेता है तो वहाँ रहने वाले जो लोग हैं उनको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। और वो फिर बता रहा हूँ कि नागरिकता देने का काम कौन करता है, गृह मंत्रालय करता है। ये तो था आपका नागरिकता ग्रहण करने के तरीके। अब नागरिकता समाप्त करने के कौन कौन से तरीके हैं, समाप्त करने के 3 तरीके हैं। पहला परित्याग। परित्याग क्या होता है कि आपने स्व इच्छा लिख के दे दिया कि भाई हमें भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, हमें अमेरिका की नागरिकता नहीं चाहिए, हमें ब्रिटेन की नागरिकता नहीं चाहिए, और आपने वहाँ क्या किया, दे दिया। हालांकि भारत में है तो भाई ये भारत का कानून है तो भारत में ही चलेगा, अमेरिका और ब्रिटेन में नहीं चलेगा। तो आपने लिख के दे दिया कि मुझे भारत की नागरिकता नहीं चाहिए, मेरी नागरिकता रद्द कर दी जाए। आपने खुद लिख के दे दिया स्व इच्छा से, तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी। दूसरा है समाप्त कब हो जाता है, यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, यानी कि यदि किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली तो गृह मंत्रालय द्वारा आपकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त कर दी जाएगी। और तीसरा है नागरिकता से वंचित कर देना। नागरिकता से वंचित मतलब यदि आप बिना बताए 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहते हैं बिना सूचना के, तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, स्वतः ही आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, बिल्कुल ही समाप्त कर दिया, आप दोबारा नागरिकता ले भी नहीं सकते। दूसरा है यदि आपने कोई देशद्रोही कार्य कर दिया, देशद्रोही कार्य करने पर भी आपको नागरिकता से बिल्कुल ही वंचित ही कर दिया जाएगा। और तीसरा है यदि आपने फर्जी प्रमाण पत्र देके नागरिकता ग्रहण की है तो भी आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये थे नागरिकता ग्रहण करने के और समाप्त करने के प्रावधान। अब भारतीय मूल नागरिक क्या होते हैं, भारतीय मूल नागरिक 3 प्रकार के होते हैं। एक NRI, दूसरा होता है PIO और तीसरा होता है OCI। NRI क्या होते हैं, नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो भारत में नहीं रहते हैं लेकिन क्या है, भारतीय हैं, जिनके पास भारत की नागरिकता है। वैसे लोग जो 183 दिन यानी कि 183 डेज भारत से बाहर रहते हैं और उनके पास भारत की नागरिकता है, तो वो NRI कहलाएंगे, तो नॉन रेसिडेंस इंडियन कहलाएंगे। अब PIO क्या होता है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। वैसे लोग जो भारतीय मूल के लोग होते हैं, भारतीय मूल के लोग होने के मतलब मान लीजिए उसके पापा या उसके दादाजी कहीं विदेश रहने चले गए, तो उसका जो लड़का का लड़का है वो भारतीय मूल का होगा, क्योंकि उसके दादाजी कहाँ के थे, भारतीय थे, तो उन्हें PIO कार्ड दिया जाता था। PIO का प्रावधान LM सिंघवी समिति के द्वारा 2002 में लाया गया। कब लाया गया, PIO का प्रावधान 2002 में लाया गया। और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, इसका प्रावधान 2005 में लाया गया। कब लाया गया, 2005 में। और 2015 में PIO और OCI दोनों को मिलाकर सिर्फ और सिर्फ OCI रखा गया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रखा गया। OCI क्या होते हैं, वैसे लोग जो कहीं बड़े बड़े कंपनियों में काम करते हैं, बड़े बड़े कोई भारतीय मूल के हैं, विदेश जाके अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्हें OCI कार्ड दे दिया जाता है और उन्हें फ्री कर दिया जाता है कि आप भारत में बिना वीज़ा के आ जा सकते हैं। तो ये था OCI कार्ड के बारे में जानकारी। और OCI यदि कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है यानी भारत का नागरिक है और विदेश में जाके शादी कर लेता है और वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो विदेश में जिससे शादी करेगा उसको भी OCI कार्ड देने का प्रावधान हमारे कानून में है।
अब हम बात करते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। जी हाँ प्यारे साथियों, CAA 2019 के बारे में हम चर्चा करते हैं। CAA 2019 बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कहाँ, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ये 3 देश आपको याद रखने हैं। कौन कौन से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए धार्मिक पीड़ित, यानी कि धार्मिक पीड़ित समुदाय वो कौन कौन से थे? 6 समुदाय। कौन कौन सा? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। कौन सा? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी। वैसे लोग जो इन तीनों देश से आए, पीड़ित होकर और इन 6 समुदाय से बिलोंग करते हैं और 15 अगस्त 1947 के बाद आए और 31 दिसंबर 2014 से पहले आए, तो उसे 5 साल रहने पर भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये कहता है हमारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 क्या कहता है? एक बार फिर रिपीट करूंगा। कहाँ कहाँ से? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन 3 देश से आए लोग किस समुदाय के? हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी, ये 6 समुदाय के लोग यदि 15 अगस्त 1947 यानी आज़ादी के बाद और 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए तो 5 साल निवास करने पर उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। CAA 2019 11 दिसंबर 2019 को संसद द्वारा पारित हुआ और 10 जनवरी 2020 को लागू कर दिया गया। मार्च 2024 में CAA को लेकर, यानी जो सिटीजनशिप एमेंडमेंट एक्ट को लेकर कानून बनाया गया, नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर कानून बनाया गया। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कानून कब बनाया गया? पहली बार कानून बनाया गया है वो मार्च 2024 में। अब NPR क्या होता है? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। जो भारत की पॉपुलेशन है उसका जो नॉमिनेशन है उसमें भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे भारत की जितनी भी पॉपुलेशन है, उसमें सबका नाम है, वो है NPR। पहली बार NPR कब बना था? वो 2010 में बना था। अब NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। जो भारतीय नागरिक हैं उनका जो नामावली है वो NRC में देखने को मिलता है। नागरिकता में अब तक कुल 6 बार संशोधन हो चुका है। कितनी बार? 6 बार। कब कब हुआ है? 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019। कैसे याद रखना है? 86, 92, 3, 5, 15, 19। 86, 92, 3, 5, 15 और 19। 6 बार संशोधन हुआ था। पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। पहली बार संशोधन नागरिकता में कब हुआ था? 1986 में। तो अब आपने संविधान सभा भी बना ली, संविधान निर्माण भी कर लिया, उसके बाद राज्यों का पुनर्गठन कर लिया, राज्य बना लिए, राज्य में रहने वाले लोगों को नागरिकता दे दी। अब बात आती है उनके अधिकारों की। जी हाँ प्यारे साथियों, तो अब हम चर्चा करने वाले हैं भाग 3। भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार पे। मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेके 35 तक, भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक मौलिक अधिकारों की चर्चा है। यदि हम बात करें मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। जबकि इसका नाम कहाँ से लिया गया है? इसका नाम ब्रिटेन से लिया गया है। मैग्ना कार्टा, हमारे मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं और ये नाम कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। यदि मैं बात करूं भारत में मौलिक अधिकारों के मांग की, तो भारत में सबसे पहले मौलिक अधिकार की मांग किसने की थी? तो वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में स्वराज विधेयक में। उसी विधेयक में जो दोस्तों, जिसमें सबसे पहले संविधान सभा की भी मांग इसी विधेयक के द्वारा 1895 में ही हुआ था और मौलिक अधिकारों की भी मांग 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा स्वराज विधेयक में हुआ था 1895 ईस्वी में। बाकी उसके बाद 1925 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा, किसमें? कॉमनवेल्थ बिल ऑफ नेशन, इसमें मांग की गई थी किसकी? फंडामेंटल राइट्स की। उसके बाद 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट में, जी हाँ प्यारे साथियों, नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा आई थी? मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा आई थी और 1928 में आई थी। उसमें क्या, किसकी मांग की गई? मौलिक अधिकारों की। फिर उसके बाद 1931 में दोबारा मांग की गई
कांग्रेस के कराची अधिवेशन में। किसमें? कांग्रेस के कराची अधिवेशन में दोबारा कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर 1931 में महात्मा गांधी जी के द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी फंडामेंटल राइट की मांग की गई। तो यहाँ तक तो ये मांग की गई, लेकिन हमें कभी भी 1935 में नहीं दिया गया, 40 में नहीं दिया गया, 45 तक नहीं दिए गए, यानी कि दिया ही नहीं गया। फिर हमने सोचा कि हमने अपना ही बनाना है, खुद से ही मौलिक अधिकार बनाना है। तो फिर हमने अमेरिका से क्या किया? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिए कुछ, और उसका नाम कहाँ से लिया? ब्रिटेन से उसका नाम लिया, जिसका नाम हमने रखा मैग्ना कार्टा, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों की चर्चा अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 12 क्या कहता है। अनुच्छेद 12 कहता है राज्य की परिभाषा। क्या कहता है अनुच्छेद 12? राज्य की परिभाषा। अब अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य क्या होता है? देखिए, एक तो पॉलिटी के अनुसार राज्य वो होता है जिसके पास 4 तत्व होते हैं: जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता। ये 4 तत्व जिसके पास हैं वो पॉलिटी के अनुसार क्या है? राज्य है। लेकिन अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य कौन है? तो अनुच्छेद 12 के अनुसार संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत, नगर पालिका, इसके अलावा वैसी संस्था जो राज्य के पैसे से चलता हो, जो सरकार के पैसे से चलता हो, जिसका संचालन सरकार कर रही हो, ऐसे संस्था को, ऐसे संस्थान भी किस में आएंगे? राज्य में आएंगे। किसके अनुसार? अनुच्छेद 12 के अनुसार। नोट में लिखिएगा कि न्यायपालिका, आपने देखा कि कार्यपालिका की चर्चा है, विधायिका की चर्चा है, लेकिन न्यायपालिका की चर्चा नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए न्यायपालिका क्या है? राज्य है, अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य है या नहीं है? तो न्यायपालिका जब न्यायिक काम करती है, कौन सा काम करती है? न्यायिक काम करती है, तो वो राज्य नहीं है। लेकिन जब वो प्रशासनिक कार्य करती है, जैसे प्रशासनिक कार्य कहने का मतलब कभी भर्ती निकालती है, किसी को भर्ती करती है, तो वो किस में आएगा? वो राज्य में आएगा। कौन सा कार्य? प्रशासनिक, न्यायपालिका द्वारा किया गया प्रशासनिक कार्य राज्य में आएगा। और जब न्यायिक कार्य करती है तो जो है वो कौन सा कार्य? राज्य की तरह काम नहीं करती है। तो ये था अनुच्छेद 12। अब देखते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 कहता है कि किसी भी राज्य को, देखिए अनुच्छेद 12 के अनुसार जो राज्य हैं, चाहे वो संघ की कार्यपालिका हो, विधायिका हो, राज्य की कार्यपालिका हो, विधायिका हो, चाहे स्थानीय स्वशासन हो, या फिर ऐसी कोई संस्था जो राज्य या सरकार के पैसे से चल रही हो, या फिर जिसका संचालन सरकार कर रही हो, ऐसी कोई भी संस्था ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, विरुद्ध हो, या फिर उसकी शक्तियों को कम करता हो। ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी। यदि राज्य ऐसा कोई भी कानून बनाता है तो न्यायपालिका को ये पावर है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को ये पावर है कि वो उस कानून को अनुच्छेद 13 का प्रयोग करके, अल्पीकरण का प्रयोग करके उस कानून को रद्द कर सकता है। कोई भी ऐसा कानून जो हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ बनाया जाता है। अब आर्टिकल 13 तक समाप्त हो गया। अब मौलिक अधिकार में हमें कुल 7 प्रकार के अधिकार पढ़ने हैं। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के अधिकार पढ़ने हैं। वर्तमान में 6 प्रकार के अधिकार हैं, 1 प्रकार का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन पढ़ने हमें 7 प्रकार के अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, उसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट आपका आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। चौथा आपका आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा है। नेक्स्ट आपका 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 में है। छठा आपका आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था, लेकिन उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया। तो वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है, आर्टिकल 31 को समाप्त कर दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बदलकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। 7वां आपका अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में है। तो कुल ये 7 प्रकार के अधिकार आपको पढ़ने हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं नंबर 1, यानी कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार में आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की चर्चा है। यदि हम बात करें आर्टिकल 14 की, तो आर्टिकल 14 बोलता है विधि के समक्ष समानता। 14 क्या बोलता है? विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। अब विधि के समक्ष समानता क्या होता है? यानी कि जो कानून के वह सामने कोई भी हो,
वो सब बराबर है, अमीर हो वो भी बराबर है, गरीब हो वो भी बराबर है, कानून के समक्ष सब बराबर है, और कानून का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून का समान संरक्षण ये कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। यदि मैं बात करूँ आर्टिकल 15 की, तो आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पे सार्वजनिक, जैसे सरकारी स्कूल हो गए, तो ऐसे स्थानों पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये कौन बोलता है? आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 16 कहता है कि लोक निर्वाचन जैसे जो लोक निर्वाचन या लोक नियोजन में समानता, लोक निर्वाचन या लोक नियोजन में समानता, जैसे सरकारी नौकरी हो गई, उसमें सभी को समान रखा जाए। नेक्स्ट आपका 17 नंबर आर्टिकल कहता है अस्पृश्यता का अंत, छूत का अंत, आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत, लेकिन हम कुछ उपाधि रख सकते हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में मिले उपाधि हो, चाहे सुरक्षा के क्षेत्र में मिली उपाधि हो, या फिर विभिन्न प्रकार के पुरस्कार, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, ये सब मिला है तो आप रख सकते हैं। एक बार फिर से देखते हैं समानता के अधिकार को। आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। तो ये आपका था समानता का अधिकार। अब हम चर्चा करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार की। स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा है। आर्टिकल 19 का एक क्या कहता है? आर्टिकल 19 का एक कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, पुतला जलाने की स्वतंत्रता, झंडा लहराने की स्वतंत्रता, राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई की स्वतंत्रता, या फिर प्रेस की स्वतंत्रता। ये सब स्वतंत्रता किसके अंदर आता है? आर्टिकल 19 के 1 के अंदर। आर्टिकल 19 का 2 कहता है आप पूरे भारत में कहीं भी बिना हथियार के सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 का 3 कहता है आप पूरे भारत में कहीं भी बिना हथियार का संगठन बना सकते हैं। 19 का 4 कहता है 19 का 4 कहता है आप पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। 19 का 5 कहता है आप पूरे भारत में कहीं भी बस सकते हैं। 19 का 6 पहले था संपत्ति का अधिकार। देखिए प्यारे साथियों, आर्टिकल 31 में जो चर्चा की गई है वो पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है, और आर्टिकल 19 के 6 में जो संपत्ति की चर्चा की गई है वो अर्जित संपत्ति की चर्चा की गई है। तो इस 19 के 6 को भी समाप्त करके आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 19 का 7 कहता है व्यवसाय का अधिकार, आप पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। तभी तो देखिएगा कि बहुत सारे ऐसे मारवाड़ी लोग हैं जिनका घर गुजरात में है, घर राजस्थान में, और व्यापार करते हैं तमिलनाडु में, व्यापार करते हैं असम में। तो ऐसे बहुत सारे व्यापारी हैं, आप पूरे भारत में कहीं भी व्यवसाय कर सकते हैं। ये आर्टिकल 19 के 7 में है। अब हम चर्चा करते हैं आर्टिकल 20 की। आर्टिकल 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता मुख्य रूप से दी गई है। पहली, एक गलती की एक सजा होगी, कोई भी एक गलती करेगा उसकी एक ही सजा होगी। दूसरा है सजा अपराध, यानी कि जब आपने अपराध किया है उस समय के कानून के अनुसार आपको सजा मिलेगी। और आर्टिकल 20 का 3 कहता है कि सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण, जैसे कि मान लीजिए किसी कैदी ने क्या कर दिया, रेप कर दिया, और सरकार ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी, तो अब बहुत सारी जनता आक्रोश में आ जाती है कि इसने रेप किया। जैसे ही अदालत से बाहर निकले, जैसे हम कोर्ट से बाहर निकलते हैं तो जनता उस पर टूट पड़ती है उसको मारने के लिए। तो उसका संरक्षण करना ये सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। सजा होने के बाद भी ये अधिकार कौन सा देता है? आर्टिकल 20 देता है ये अधिकार। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आर्टिकल 21 के अनुसार आपको भारत में जिंदा रहना होगा। भारत में आत्महत्या अपराध है आर्टिकल 21 के अनुसार। राइट टू प्राइवेसी, यानी कि निजता का अधिकार कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल 21 ही आपको राइट टू प्राइवेसी देता है, निजता का अधिकार देता है। आपकी व्यक्तिगत फोटोज, वीडियोज कोई भी अपने मन से आपसे बिना पूछे अपने सोशल मीडिया हैंडल पे या फिर कहीं भी पब्लिश नहीं कर सकता है। आर्टिकल 21 का क कहता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। कैसी? निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? आर्टिकल 21 का क कहता है इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया।
अब बात करते हैं आर्टिकल 22 का। आर्टिकल 22 में आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पहला, गिरफ्तारी से पहले आपको वारंट दिखाया जाएगा, कारण बताया जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर आपको न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाएगा, लेकिन उस समय में आपका छुट्टी का दिन और परिवहन का समय नहीं गिनती में आता है। और तीसरा है आपका अपनी पसंद का आप वकील रख सकते हैं जब आप गिरफ्तार हो जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्टिकल 22 के 4 में आता है निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम क्या होता है कि आप मान लीजिए कोई फेमस व्यक्ति है और आपके कारण अपराध होने वाला है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एसएससी के जो अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई मेन चेहरा है, अब उस मेन चेहरा के कारण सारा काम हो रहा है, तो पुलिस क्या करेगी, उस मेन चेहरे को गुम कर देगी कुछ दिन के लिए, उसको बढ़िया एकदम बढ़िया बंगले में बंद कर देगी, बढ़िया खाना खिलाएगी, सब कुछ देगी, सिक्योरिटी देगी, सब कुछ देगी, लेकिन बाहर निकलने नहीं देगी और ना ही किसी को पता चलने देगी कि उसको कहाँ रखा गया है। तो वो होता है निवारक विरोध अधिनियम। तो उसको अपराध करने से पहले ही शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको क्या निवारक विरोध अधिनियम 1950 में आया था, जिसकी चर्चा 22 के 4 में है। 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। फिर इसके बाद आया मीसा। मीसा कब आया? 1971 में आया, 1978 में समाप्त हो गया। उसके बाद आया रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, ये 1980 में आया था और अभी तक लागू ही है। उसके बाद आया टाडा, 1985 में आया, 1995 में समाप्त हो गया। उसके बाद आया आपका पोटा, जो 2001 में आया और 2004 में समाप्त हो गया। तो ये था आपका स्वतंत्रता का अधिकार। एक बार हम फिर से शुरू से रिपीट करते हैं कि सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग कब हुई? 1895 में सबसे पहली बार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्वराज विधेयक में। उसके बाद फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि इसका नाम ब्रिटेन से लिया गया है। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा है, संघ की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, स्थानीय स्वशासन। इसके अलावा राज्य जहाँ पैसा देकर जिस संस्था को चलाती है, राज्य जिस संस्था का संचालन करती है, वो सारे किस में आएंगे? राज्य में आएंगे, अनुच्छेद 12 के अनुसार। अनुच्छेद 13 कहता है यदि कोई राज्य उल्टे सीधे कानून बनाता है जो कि हमारे मौलिक अधिकारों के खिलाफ हो, विरुद्ध हो या फिर उसकी शक्तियों को कम करता हो, तो उसे न्यायालय जो है उसको समाप्त कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की चर्चा, जिसमें 14 में है विधि के समक्ष समानता और कानून का समान सुरक्षा। आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 कहता है लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। उसके बाद दूसरा स्वतंत्रता हमारा स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से लेकर 22 तक है। 19 का 1 कहता है अभिव्यक्ति, बोलने, पुतला जलाने, झंडा लहराने, आर्टिया और प्रेस की स्वतंत्रता 19 के 1 में। 19 के 2 में सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के 3 में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के 4 में जहां तहां घूमने की स्वतंत्रता, 19 के 5 में बसने की स्वतंत्रता, 19 के 6 में संपत्ति का अधिकार था, परंतु उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया। उसके बाद 19 के 7 में व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। उसके बाद अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। एक गलती की एक सजा, सजा उस समय के हिसाब से जिस समय अपराध हुआ हो, और सजा के बाद कैदी को संरक्षण। आर्टिकल 21 के अनुसार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजता का अधिकार है आर्टिकल 21 में। 21 का क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार। 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें गिरफ्तारी से पहले वारंट दिखाना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर न्यायालय में भेजना पड़ेगा और अपनी पसंद का वकील चुनने का उसे अधिकार है। निवारक विरोध अधिनियम 1950 में आया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4 में 31 दिसंबर 1972 को इसे समाप्त कर दिया गया। उसके बाद मीसा आया, मीसा 1971 में आया, 1978 में समाप्त हो गया। रासुका 1980 में आया, अभी तक लागू है। टाडा आपका 1985 में आया, 1995 में समाप्त हो गया। और पोटा 2001 में आया और 2004 में समाप्त हो गया। नंबर तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। जी हाँ प्यारे साथियों, आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा है, जिसमें आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम, बेगारी प्रथा और मानव अंगों की तस्करी पर रोक। बलात्श्रम मतलब ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। दूसरा है बेगारी प्रथा, बेगारी मतलब बिना वेतन के काम करवाना। और मानव अंगों की तस्करी पर रोक कौन लगाता है? आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पे काम नहीं करने दिया जाएगा। किसका? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पे काम करने नहीं दिया जाएगा, आर्टिकल 24 के अनुसार।
नंबर चौथा अधिकार है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा आर्टिकल 25 से लेके आर्टिकल 28 तक है, जिसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है कि जैसे हिंदू अपने यहाँ बाल पे यहाँ टिकी रखते हैं, या फिर मुसलमान दाढ़ी रखते हैं, या फिर जो अपने सिख हैं वो कृपान रखते हैं, तलवार रखते हैं, तो ये उनकी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है। आर्टिकल किसके अनुसार? तो आर्टिकल 25 के अनुसार। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। क्या? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात जैसे हिंदू में यज्ञ करते हैं हम लोग, हवन करते हैं, तो वो सामूहिक होता है, तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 26 में है। आर्टिकल 27 का कहता है वैसा धन जो धार्मिक काम के लिए रखा गया है। किसके लिए रखा गया है? धार्मिक कार्य के लिए रखा गया है। वैसे धन पे क्या? सरकार टैक्स नहीं लेगी। जो धन धार्मिक कार्य के लिए रखा गया है वैसे धन पे सरकार टैक्स नहीं लेगी। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? अनुच्छेद 28 क्या कहता है कि वैसे संस्था जो सरकारी पैसे से चलते हैं, वैसे संस्था जो सरकारी पैसे से चलते हैं वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे संस्था जो सरकारी पैसे से चलते हैं वहाँ धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। लेकिन अपवाद है। अब आप बोलोगे कि सर बहुत सारे स्कूलों में संस्कृत की पढ़ाई होती है, बहुत सारे स्कूलों में उर्दू की पढ़ाई होती है। संस्कृत और उर्दू ये दोनों के दोनों भाषा हैं, कोई धर्म की शिक्षा नहीं है। संस्कृत भी और उर्दू भी क्या है? दोनों के दोनों भाषा हैं, ये धर्म की शिक्षा नहीं है। इसीलिए कोई भी स्कूल या कोई भी मदरसा किसका उल्लंघन नहीं करता है? आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं करता है। तो एक बार फिर देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 में है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 27 में है जो धार्मिक कार्य के लिए धन रखा जाएगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, और आर्टिकल 28 कहता है सरकारी धन से चलने वाले संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट आपका है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 और 30 में क्या है? शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 दोनों के दोनों आर्टिकल किसके लिए है? अल्पसंख्यकों के लिए। किसके लिए है? अल्पसंख्यक, जैसे जैन धर्म हो गए, बौद्ध धर्म के हो गए, पारसी लोग हो गए, इन सब के लिए जो अल्पसंख्यक है इसके लिए आर्टिकल 29 और 30 है। आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। ऐसे अल्पसंख्यक उनके पहनावे से, उनके रहने से, उनके रीति रिवाज से किसी भी संस्था में प्रवेश वर्जित नहीं किया जा सकता है उनका। किस अनुच्छेद के अनुसार? आर्टिकल 29 के अनुसार। और अनुच्छेद 30 क्या कहता है? अनुच्छेद 30 कहता है कि यदि अल्पसंख्यक को किसी संस्था में पढ़ने जाने में, शिक्षा ग्रहण करने में संकोच हो रहा है तो वह खुद की एक संस्था बना सकते हैं जहां अल्पसंख्यक ही पढ़ेंगे, सरकार उन्हें भी क्या देगी? धन देगी। किस आर्टिकल के अनुसार? तो आर्टिकल 30 के अनुसार। 30 के अनुसार। नेक्स्ट आपका है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार की चर्चा किसमें है? आर्टिकल 31 में है। संपत्ति, इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा। आर्टिकल 31 में किसकी चर्चा है? पैतृक संपत्ति की चर्चा है। आर्टिकल 31 को 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 के क में डाल दिया गया। किसमें डाल दिया? 300 के क में। आर्टिकल 31 को आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 32 में है। किसमें है? आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 को क्या बोलते हैं? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार है आर्टिकल 32। क्या? मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के अनुसार यदि मूल अधिकार का हनन होता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, चाहे आपके मूल अधिकार का हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या फिर आप हाई कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है यदि आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है। मूल अधिकार के हनन करने का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपके किसी घर परिवार वाले को पुलिस वाले उठा के ले गए और 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया, तो आप सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई अधिकारी है, वो अपने अधिकार से ज़्यादा काम कर रहा है, आपके खिलाफ लिख दे रहा है, तो आप उसके खिलाफ भी कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो ये सारे मूल अधिकार का जब हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 का प्रयोग करके हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है।
जाता है। पहला रिट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि भैया आपने जिसको गिरफ्तार किया है उसको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में लेकर आइए, और यदि नहीं लाया है तो क्यों नहीं लाया है ये जवाब मांगा जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। दूसरा होता है परमादेश। यदि कोई व्यक्ति सही से काम नहीं करता है, उल्टा सीधे काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ रिट जारी करता है परमादेश, जिसमें उसे आदेश दिया जाता है कि आप सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप लिख के दीजिए आपने ऐसा क्यों किया। तीसरा आपका होता है अधिकार प्रेक्षा। कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका अधिकार नहीं है किसी काम को करना, फिर भी वो उस काम को कर रहा है, तो उसके खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अधिकार प्रेक्षा रिट लाया जाता है। प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये दोनों ऐसे रिट हैं जो ऊपरी अदालत निचली अदालत को सुनाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कुछ आपके मूल अधिकार का हनन हुआ, आप हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने बोल दिया नहीं भैया आपके मूल अधिकार का हनन नहीं हुआ, तो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ मूल अधिकार का हनन हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उत्प्रेषण या फिर प्रतिषेध रिट जारी करेगा। किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए, कि भैया आपका जो फैसला था वो गलत था, हम इस फैसले को क्या करते हैं, बदलते हैं। तो ये पांचों प्रकार के रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है अनुच्छेद क्रमशः 32 और 226 का प्रयोग करके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भाग आपका हो जाएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। यदि पूछे किस भाग को, यदि पूछा जाए किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहते हैं, तो वो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 33 में आपका है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। अनुच्छेद 33 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में जैसे सेना हो गए, गुप्तचर हो गए, इन सब के, मीडिया हो गए, इन सब के अधिकारों को क्या किया जा सकता है, सीमित किया जा सकता है। अनुच्छेद 34 कहता है भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाया जा सकता है यदि वहाँ की स्थिति क्या हो चुकी हो, गंभीर हो चुकी हो। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकार को लागू होने की चर्चा है, लागू होने की विधि की चर्चा है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये पांचों अनुच्छेद सिर्फ भारतीयों के लिए है। क्या? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 ये पांचों किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ भारतीय के लिए है। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। वोट डालने का अधिकार कैसा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट आपका है अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान भी क्या होंगे, लागू ही रहेंगे, निलंबित नहीं होंगे। अनुच्छेद 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी लागू ही रहेंगे, निलंबित नहीं होंगे। तो ये था आपका मौलिक अधिकार। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि कहाँ से? शोषण के विरुद्ध अधिकार से। उससे पहले मैंने रिवीजन करवा दिया था, अब शोषण के विरुद्ध अधिकार से लेके अभी टू आर्टिकल 35 तक दोबारा रिवीजन करते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा आर्टिकल 23 और 24 में। आर्टिकल 23 कहता है बलात्श्रम, बेगारी प्रथा, मानव अंगों की तस्करी पर रोक। आर्टिकल 24 कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक स्थान पर काम करने से रोक। उसके बाद नंबर 4 आता है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए धन पर टैक्स नहीं लगेगा। और अनुच्छेद 28 कहता है सरकारी संस्थानों में क्या धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। उसके बाद आता है आपका शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जो कि केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यकों के पहनावे वेशभूषे से किसी संस्थान में भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 कहता है यदि अल्पसंख्यक चाहे तो अपना शिक्षा संस्थान खोल सकती है, उसे सरकार पैसा देगी। उसके बाद आता है संपत्ति का अधिकार। आर्टिकल 31, इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 300 के कौ में डाल दिया गया। नेक्स्ट आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा अधिकार प्रेक्षा, चौथा प्रतिषेध और 5वां उत्प्रेषण। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। किस भाग को कहते हैं? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं। यदि पूछेगा किस भाग को कहते हैं, यदि पूछेगा किस अनुच्छेद को कहते हैं, तो आर्टिकल 32 को कहते हैं संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 33 राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में चाहे मीडिया हो, चाहे गुप्तचर हो, चाहे सेना हो, इसके मौलिक अधिकारों को क्या किया जा सकता है? सीमित किया जा सकता है। आर्टिकल 34 कहता है कि पूरे भारत में कहीं भी सेना का कानून लगाया जा सकता है। आर्टिकल 35 में
मौलिक अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा है। आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों के लिए है। वोट डालने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अधिकार हैं जो आपातकाल के दौरान भी वंचित नहीं होते हैं। तो ये था आपका मौलिक अधिकार भाग 3 यहाँ पे आपका होता है समाप्त। अब हम चर्चा करते हैं भाग 4 की। जी हाँ प्यारे साथियों, भाग 4 में आपका क्या है, डीपीएसपी यानी कि राज्यों के नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी है कुछ नहीं, वैसे कोई बड़ा बवाला नहीं है, ये बस राजनीतिक मुद्दा इस पे बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि इसमें चर्चा ही वैसे हैं। राजनीतिक मुद्दे इस प्रकार से बनते हैं जो कि इसमें लोक कल्याण की चर्चा है। अब लोक कल्याण के लिए तो आदमी बहुत कुछ कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए हम आपको आगे समझाएंगे। पहले हम जानते हैं राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। आयरलैंड ने कहाँ से लिया था, तो आयरलैंड ने स्पेन से लिया था। कहाँ से लिया था, स्पेन से लिया था। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डीपीएसपी, इसलिए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ। आर्टिकल 36 में इसकी परिभाषा है कि डीपीएसपी होता क्या है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस समय बहुत सारा धन का अभाव था हमारे पास। सारा जो हमारा धन था, सोना था, गहने थे, जो भी हमारे पास संपत्ति थी वो अंग्रेज लूट के लेके चले गए थे। तो हमारे पास धन का काफ़ी अभाव था। धन के अभाव में हमने बहुत सारी सुविधाएं जो हैं जनता को प्रदान न करके उसको डीपीएसपी में डाल दिया कि जब हमारे पास धन आएगा, जब हमारा देश विकसित हो जाएगा तो इन सारे प्रावधानों को हम फिर जनता को देंगे। वैसे प्रावधान राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में शामिल किए गए हैं। आर्टिकल 37 कहता है कि भाग 4 में दिए गए जितने भी आर्टिकल हैं, भाग 4 में दिए गए जितने भी आर्टिकल हैं उसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ये न्यायोचित प्रकृति के नहीं है, यानी कि डीपीएसपी न्यायोचित प्रकृति के नहीं होते हैं। आर्टिकल 38 कहता है लोक कल्याण, यानी लोगों का कल्याण करना है। जैसे कि अभी सरकार चला रही है राशन कार्ड, जिसमें सबको राशन मिलता है, ये एक प्रकार से लोक कल्याण का उदाहरण है। बाकी आर्टिकल 39 कहता है समान कार्य के लिए स्त्री और पुरुष को समान वेतन दिया जाए। 39 का को आपको याद रखना है, ये 42वें संविधान संशोधन इसके द्वारा जोड़ा गया 39 का को, जिसमें कहा जाता है निःशुल्क कानूनी सहायता, यानी कि आप फ्री में आपको वकील जैसे प्रोवाइड कर दिया जाता है तो निःशुल्क कानूनी सहायता आपको मिलती है। आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 40 में किसकी चर्चा है, ग्राम पंचायतों के संगठन की चर्चा है। और आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता। क्या कहता है, समान सिविल संहिता किसमें है, आर्टिकल 44 में। फिर आपका आता है लास्ट आर्टिकल डीपीएसपी का 51 का को, यानी आर्टिकल 51 का को, 51 का ए, तो जिसमें मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है। तो आइए जानते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे आर्टिकल 51 के क में डाला गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा और 1 मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यदि हम सभी मौलिक कर्तव्य को देखें तो नंबर 1 पे आता है संविधान का पालन करना तथा इसके आदर्श संस्था, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। दूसरा मौलिक कर्तव्य है आपका राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों का पालन करना। तीसरा है देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को बनाए रखना। चौथा है आपका देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना। पांचवा है आपका देश के लोगों में नम्रता और भाईचारे की भावना को बनाए रखना। छठा है आपका देश की गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना। सातवां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। आठवां है आठवां है पर्यावरण एवं वन्य जीव की रक्षा करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। 10वां है व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए हमेशा तैयार रहना। और 11वां है आपका जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावक का ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराए।
तो ये सारे क्या थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से लिए गए हैं। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आर्टिकल 51 के क में जोड़ा गया। तो यहाँ तक था आपका भाग 4। भाग 4 यहाँ पे समाप्त होता है। इस लेक्चर में भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 ये समाप्त हो चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपका भाग 5 से यानी कि राष्ट्रपति से हम शुरू करने वाले हैं। यदि लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त लोग इसका फ़ायदा उठा सके। और लाइक करने से यूट्यूब खुद अन्य लोगों को दिखाता है, तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।